मोकामा से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी फिलहाल चुनाव जीत गए। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग हिस्सों से हमारे से जुड़े हैं। जल्दी से लखीमपुर खीरी का रुख कर लेते हैं, वहां पर गोला कुकरना सीट। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी कि किसानों से जोड़ा जाए इस मुद्दे को, और यहां पर किसी तरह से उस मुद्दे से जो जोड़ा जाए ताकि जीत दर्ज की जा सके, लेकिन वो चला नहीं। किसान वाला फैक्टर वो कार्ड नहीं चला। लखीमपुर कांड की लगातार याद दिलाई गई, लेकिन बिल्कुल उससे उलट वोट दिया है जनता ने। जी बिल्कुल अजीब, जिस तरीके से जनता ने एक तरफा वोट किया है और आप मान के चलिए 28,000 से जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर माना जा रहा है। और ऐसे में जनता ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चाहे वहां पर, क्योंकि ये तराई क्षेत्र माना जाता है पूरा, और यहाँ पर गन्ना किसानों की जो मुद्दे थे वो काफी थे, और इसके अलावा अन्य मुद्दे थे वो भी काफी ज्यादा किसानों के मुद्दे थे, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है। और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को घर घर जाके यानी डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग तक किया था और यह कहा था कि वो बीजेपी को इस बार किसी तरीके से हटाए। लेकिन जनता का जो रुख है, जो ईवीएम जैसे जैसे खुल रही है, हम देख रहे हैं तकरीबन 28,000 वोटों का अंतर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे है। तो अमन गिरी इस समय खुद आगे चल रहे हैं, तो जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं उनको ये वोट, जब ईवीएम खुला है तो इस तरीके से आगे निकले हैं, तो वो जो मुद्दे थे वो पीछे रह गए हैं। और इस बार अमन गिरी को आगे किया है, चूंकि बीजेपी की जो नीति थी, यहाँ के जो कहते हैं ना 40 पूरे कैंपेनर जो उतरे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने वादा किया था जनता से, चाहे गन्नों का भुगतान हो वो किया जाएगा, यहाँ पे जो जमीन के मामले हैं वो सुलझाए जाएंगे, कॉरिडोर तक की बात कर डाली थी यहाँ पर। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के साथ उन्होंने डिस्कशन किए थे, और यही वो वजह है कि अब जब ये चुनाव का ईवीएम खुल रहा है तो ऐसे में जो वोट का अंतर है वो भी काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी मेहनत की थी और उसको मानना था कि कहीं ना कहीं वो इस बार इस सीट निकाल के रहेगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे समाजवादी का पूरा जो फैक्टर है वो फेल होता नजर आ रहा है यहाँ पर। और अभी वोटिंग की कंटिन्यूस है, यानी 22 राउंड की जो वोटिंग है हो जा चुकी है, 32 राउंड की वोटिंग होनी है, यानी कि काउंटिंग होनी है। और ऐसे में तकरीबन आप मान के चलिए 28,000 वोटों से आगे भी चल रहे हैं। तो ये बड़ा फासला जो है, आशीष आप बता रहे कि बहुत बड़ा है। एक बार फिर से ऋत्विक भालेकर का रुख कर लेते हैं। ऋत्विक, ऋतुजा को बीजेपी का उनके खिलाफ कैंडिडेट ना उतारने का फैसला, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे तो अभी भी विरोध में लगातार आवाज उठा रहे, लगता है उनके साथ हमारे संपर्क में है सत्येंद्र हमारे साथ है चंडीगढ़ से। सत्येंद्र, ऐसा मौका था, उपचुनाव थे, उपचुनाव के मौके पर जमानत मिली राम रहीम को, और उसको भी बड़ा विवाद बना। क्या उसका फायदा भी मिला है? देखिए, दूसरा उपचुनाव है जब लगातार पैरोल मिली है राम रहीम को। इससे पहले भी जब चुनाव था तब भी पैरोल मिली थी और अपोजिशन ने खासा मुद्दा इसको बनाया था। और इस चुनाव की जो बात करें, चूंकि इस चुनाव के तुरंत बाद 2024 में हरियाणा में जनरल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव को एक ट्रेलर के तौर पर माना जाएगा। और यही वजह है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है, हर दल ने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की है। चाहे राम रहीम जेल से बाहर आया, जेल से बाहर आने के बाद तमाम जो नेता हैं उसके दरबार में नतमस्तक होते हुए देखे गए, आशीर्वाद लेते हुए देखे गए। भले ही ऑनलाइन था, ऑनलाइन प्रवचनों में नेता शामिल हो रहे हैं, यहां तक कि हरियाणा की बात छोड़िए, हिमाचल के कैबिनेट मंत्री भी नतमस्तक हो रहे हैं। तो जब चुनाव आता है तो उन चुनावों को जीतने के लिए हर दल हर तरह की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर जो ये चुनाव है, इस चुनाव को कहीं ना कहीं भजनलाल परिवार की प्रतिष्ठा, साथ में बीजेपी का सहयोग, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा ने यह चुनाव लड़ा है। और कांग्रेस की जो गुटबाजी होती है इस चुनाव में भी साफ देखने को मिली है। चाहे कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव से किनारा कर गए। और ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव का नतीजा जो भी हो, अगर कांग्रेस हारती है तो ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा के सर पर फोड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस किसी तरीके से चुनाव जीत जाती है तो आने वाले चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और ये उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई की सीट खाली करने की वजह से हुआ है। और कुलदीप बिश्नोई ये चाह रहे थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ऊपर से चौधरी भजनलाल की विरासत, जो आदमपुर विधानसभा सीट है, इसे
चौधरी भजनलाल का एक अभेद किला यानी विरासत की सीट माना जाता है और उनके पास एक ऐसा मौका है कि वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स में एंट्री करा सके। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्लस में चौधरी भजनलाल की विरासत यानी कि एक और 11 होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कुलदीप बिश्नोई को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले 2 उपचुनाव हरियाणा में हार चुकी है, सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, उसे भी 2024 के चुनाव में जाने से पहले एक ऑक्सीजन मिल सकती है। कुल मिला के आप बता रहे कि अलग अलग फैक्टर्स पक्ष में गए हैं। आशीष, एक बात बताएं कि जिस तरह से बीजेपी की कैंपेनिंग रही उपचुनाव को, उससे नजर आया कि उनकी गंभीरता है, वो बहुत गंभीरता से एक ही चुनाव को लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट तो उतारा, लेकिन बड़े बड़े जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो प्रचार करने के लिए नहीं आए। तो क्या इतनी गंभीरता से बाकी पार्टियां, विपक्षी दल नहीं ले रहे थे उपचुनाव को और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा यूपी में? जी राजीव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग लिस्ट उतारी, पूरी 40 लोग यहां पर आए, यानी कि सुरेश खन्ना मंत्री हो या सीएम योगी आदित्यनाथ तक मौजूद रहे। लेकिन आप समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जो चीफ है वो उनके यहां नहीं पहुंचे, उन्होंने सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को अपने भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने किस लेवल पे इस पूरी तैयारी की थी। और आपको बताएं कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र हैं, वो उन्होंने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो ये चुनाव उनके सामने था। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था, संगठन के लिए भी ये चुनाव बड़ा माना जा रहा था। और यही वो वजह है कि इस पूरी टीम को बीजेपी की यहां पर लगाया गया, कोर टीम को पूरी लगाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर कैंपेनिंग के लिए मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों एक तरफ थी और एक तरफ पूरी बीजेपी, यानी बीजेपी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसको मालूम था पहले सिटिंग एमएलए। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, आपके पास एक बड़ी खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र से अंधेरी ईस्ट में इस वक्त ऋतुजा लटके आगे हैं और जो फासला है, जो मार्जिन है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 8वें राउंड में उद्धव गुट की ऋतुजा लटके आगे चल रही हैं, 29,033 वोट। जी हां, ये फासला 29,033 वोट अब तक ऋतुजा लटके को मिले। लेकिन नोटा पर भी यहां पर वोट पड़े हैं 5,655। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर यहां नोटा है। अंधेरी ईस्ट में ऋतुजा लटके के बाद दूसरे नंबर पर नोटा है और फिर बाकी कैंडिडेट्स। अंधेरी ईस्ट में जैसे कि पहले माना जा रहा था कि ऋतुजा लटके के लिए चुनौतियां नहीं होंगी, आसानी से वो जीत जाएंगी, ये उस दिशा में तो कम से कम बढ़ती हुई दिखी नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर नोटा है, ये भी एक विषय है। ऋत्विक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। ऋत्विक, 29,033 वोट, दूसरे नंबर पर नोटा का आना, ये क्या दर्शाता है? राजू, आपको बता दूं, ताजे रुझान 9th राउंड भी हमारे हाथ आई है और यहाँ पर जो फिगर्स सामने आ रहे हैं, ऋतुजा लटके अब 32,515 तक पहुंच गई है और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर यहाँ पर नोटा दिखाई दे रहा है जो कि 6,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरोप उद्धव गुट से लगाए जा रहे थे कि प्रचार किया गया है कि नोटा को वोट करे, जो ऋतुजा लटके को वोट नहीं करना चाहते, या तो जो बीजेपी के उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़े थे पिछले चुनाव में, मुरजी पटेल, उनके जो समर्थन में है, उन्होंने ऋतुजा लटके या किसी भी कैंडिडेट के अलावा यहाँ पर नोटा को वोट करना चाहिए। और यही स्पष्ट होते दिख रहा है इन आंकड़ों से, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं हालांकि 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में है, बावजूद उसके ऋतुजा लटके जो कि उद्धव गुट की प्रत्याशी है, उनके बाद हम नोटा ये जो है ये बढ़ते हुए दिख रहा है। नोटा के आंकड़े जो है ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बताया गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार पीछे लेने के बाद ये जीत जो है लगभग तय हो चुकी है ऋतुजा लटके की। लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अमन गिरी इस वक्त आगे चल रहे हैं, गोला गोकर्ण सीट अमन गिरी। और यहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन ये जो फासला है वो भी 27,000 से ज्यादा का है, वो भी इस सीट पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से स्टार कैंपेनर्स की एक सूची थी 40 की और 27,000 बल्कि 28,000 पहुंच गया है। अमन गिरी इस वक्त 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। गोपालगंज की सीट, गोला की जो सीट है, गोला की सीट की बात करें तो अमन गिरी यहां पर बड़े अंतर से इस वक्त आगे हैं। ये वो इलाका है जो कि अजय मिश्र टेनी का है और उनके बेटे पर गंभीर आरोप।
लेकिन विपक्षी दल भुना नहीं पाए हैं।